आईजीएसटी के पेबल से कम करिए। रूल 1, ये सीजीएसटी के आईटीसी और एसजीएसटी के आईटीसी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और ना ही सीजीएसटी के पेबल और ना ही एसजीएसटी के पेबल के बारे में डिस्कशन कर रहा है। दिस रूल 1 टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट आईजीएसटी पेबल एंड आईजीएसटी रिसीवेबल और आईजीएसटी आईटीसी। वो क्या कह रहा है? आईजीएसटी के पेबल को कम करिए यूजिंग आईजीएसटी आईटीसी। रूल 1 says this. Leave aside CGST liability, CGST payable, SGST payable, CGST receivable, CGST, SGST receivable. Rule 1 very clear. IGST payable minus IGST ITC. Okay. Now go ahead. Second rule. Second rule बोलता है फर्स्ट रूल अप्लाई करने के बाद भी आपके पास कुछ एक्सेस आईटीसी बच जाता है आईजीएसटी के हेड में, एज लाइक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल। 100 रुपीज 150 में से लेस करने के बाद भी अगर कुछ आपके पास यहाँ 50 रुपए फालतू बच गए हैं, तो आप उस 50 रुपए को आप अपने सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी से भी इन एनी ऑर्डर एज पर योर कन्वीनियंस आप कम कर सकते हैं। 50 रुपए जो एक्स्ट्रा आईटीसी आईजीएसटी में बच गया था, वो आप सीजीएसटी में भी या एसजीएसटी में आप उसको कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इससे क्या निकल के आया कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीरो करना है। जब तक आप आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो नहीं करेंगे, तब तक आप सीजीएसटी का आईटीसी और एसजीएसटी का आईटीसी नहीं यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए, लायबिलिटी कम करने के लिए। प्लीज लिसन माय वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। आई एम अगेन रिपीटिंग, आईजीएसटी के आईटीसी जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, जब उस टाइम तक आप सीजीएसटी के आईटीसी को और एसजीएसटी के आईटीसी को टच नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस आईजीएसटी आईटीसी विद आईजीएसटी पेबल and then use balance of IGST ITC either with the CGST or with the SGST as per your convenience, as per your choice of order. I am taking another example. Just look over this circle. अभी जो मैं सर्कल कर रहा हूं बस इस एरिया को देखिएगा और कहीं और मत देखिएगा प्लीज। Let me try to just focus on the circle part. ये एक अगेन मैंने आपके पास फैक्ट्स रख दिए हैं। Now I have removed the total column because I feel there is no reason to have this total column. Here in the example, figures are same as we have discussed earlier also. GST payable 100 रुपए का है, CGST payable 450 रुपीज का है, SGST payable 450 रुपीज का है। GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट 150 रुपीज का है, IGST का, CGST का 50 रुपीज का है, SGST का 250 रुपीज का है। First rule says utilize IGST ITC with IGST payable. Now look, come out of second paragraph, second table, which I have highlighted. Hope it is visible to you all. Now look over this rectangle box, what I have highlighted. I am just following the government instruction. I am not doing anything. You cannot do anything. This is written in the law. You have to follow this step only. This is very rigid. जीएसटी पेबल थे आईजीएसटी का 100 रुपए का, 450 रुपए सीजीएसटी पेबल, 450 रुपए एसजीएसटी पेबल। गवर्नमेंट का पहला रूल बोलता है कि आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी के पेबल से दिखाइए। मैंने 100 रुपए का पेबल था, इस 100 रुपए को पेबल करने के लिए मेरे पास 150 रुपए रखे हुए थे, तो 150 रुपए तो मैं यूज कर नहीं सकता जब मैं नेगेटिव चला जाऊंगा, तो मैंने उसमें 100 रुपए यूज कर लिया ओनली। रूल 1 सेज दिस ओनली कि जितना भी आईटीसी रखा हुआ है, जितना जरूरत है आप उतना आईटीसी यूज कर लीजिए आईजीएसटी का आईजीएसटी। उसके बाद करने के बाद क्या बचा,
मेरा -50 मतलब बैलेंस बच गया 50 रुपीज मेरे आईटीसी में। तो गवर्नमेंट ने बोला बैलेंस जो आपके 50 रुपए रखे हुए हैं आप उसको सीजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं और एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने इस एग्जांपल के अंदर वो सीजीएसटी में यूज कर लिया है, यू मे यूज इट इन एसजीएसटी आल्सो, गवर्नमेंट विल नॉट डिसअलाउ यू, गवर्नमेंट विल अलाउ यू टू डू दैट। मैंने अपने एग्जांपल में इसको सीजीएसटी में यूज कर लिया है। सेकंड रूल फॉलो कर लिया कि बैलेंस मेरे पास आईजीएसटी जो बचा हुआ था मैंने वो अपने सीजीएसटी या एसजीएसटी में कम कर लिया। नाउ मेरी बैलेंस लायबिलिटी क्या आ गई, 400 रुपीज मेरे को सीजीएसटी में पे करने हैं, 450 रुपीज मेरे को एसजीएसटी में पे करने हैं एंड बैलेंस लायबिलिटी आईजीएसटी के हेड में नील बच गया। ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद जो मेरे बैलेंसेस बचे that are given in the above table, I have written here very carefully balances after rule 1 and 2 has been applied। रूल 1 और 2 अप्लाई करने के बाद क्या मेरे पास पेबल बचता है और क्या मेरे पास रिसीवेबल बचता है, वी आर डिस्कसिंग इट हियर। आईजीएसटी में नील हो गया, 100 रुपए पेबल थे, 100 रुपए क्रेडिट हो गया, 0 हो गया। सीजीएसटी में पहले 450 रुपए थे, यू कैन सी पहले यहाँ पर 450 रुपए थे, लेकिन 50 रुपए मैंने आईजीएसटी के यूज कर लिए ये वाले, तो ये 400 रुपए हो गए। 450 रुपए एसजीएसटी में थे, दे आर स्टैंड स्टिल। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट था 150 रुपए, वो पूरा का पूरा यूज हो गया, 100 रुपीज इन आईजीएसटी एंड 50 रुपीज इन सीजीएसटी। सीजीएसटी का 50 रुपीज बैलेंस था, वो एज ऑफ नाउ वैसे का वैसा खड़ा हुआ है, वी हैवंट स्टडीड दैट कि उसका क्या करना है। एंड 250 रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट था, वो 250 रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट एज एज स्टैंडस्टिल वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। I need your acknowledgement on the chat box. Please confirm whosoever is very clear. Aniket, can you write your query or should I repeat what you want? I am repeating it once more. Just SGST payable and it's ITC. We will come again. We will come on that. अभी मैंने सिर्फ rule 1 and rule 2 डिस्कस करा नहीं के. We will come on rule 3 and rule 4 again also. It talks about the SGST payable and the its ITC. अभी सिर्फ मैंने दो ही रूल डिस्कस करे हैं. First rule says IGST ITC with IGST payable and balance IGST ITC with either of the CGST or SGST or both as per your convenience, as per your ratio. What will happen to SGST payable or its ITC we will discuss in next slide. I'm going ahead. Rule 1 is very clear. Utilize IGST ITC against IGST payable. Rule 2, balance IGST ITC to be utilized either against IGST or SGST payable. Rule 3, please listen me very carefully. Utilize CGST and SGST ITC against utilize CGST and SGST ITC against CGST and SGST payable respectively. It means CGST का पेबल CGST के ITC से ही यूज हो सकता है, SGST का ITC SGST के पेबल से ही यूज हो सकता है. CGST का ITC SGST के पेबल से यूज नहीं हो सकता है.
respectively has to be read it very carefully. CGST ITC with CGST payable, SGST ITC with SGST payable, but not vice versa. Means CGST can not be done against SGST payable, SGST ITC cannot be used against CGST payable. फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूज करने के बाद भी अगर कुछ क्रेडिट बच जाता है सीजीएसटी में या एसजीएसटी में, वो आप आईजीएसटी की लाइबिलिटी कुछ बच गई है तो आप यूज कर सकते हो. अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईटीसी यूज करने के बाद भी पेबल खत्म हो जाते हैं, तो कुछ आईजीएसटी में आपका बैलेंस पेबल बच गया था तो आप यूज कर सकते हो. क्लियर? I have given a note which I have already explained. I am repeating. Before utilizing CGST and SGST, IGST balance need to be nil. IGST, CGST and SGST के ITC आप जब भी यूज कर सकते हैं जब आपका IGST का ITC नील हो गया है. SGST ITC can never be utilized against SGST balance and vice versa. SGST ITC can never be utilized against CGST balance. I am going ahead to discuss it practically. These are the figures of the last example only. हम बिफोर रूल 1 एंड रूल 2 के बाद जो रूल्स फिगर्स बची थी वो यहाँ पर है. 450 का सीजीएसटी का बैलेंस था, पेबल था. 450 का जीएसटी था. जीएसटी पेबल 400 रुपीज, 450 रुपीज एसजीएसटी. यूटिलाइज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बैलेंस 50 रुपीज एंड 250 रुपीज. बैलेंस लाइबिलिटी इधर नील हो गया, 350 रुपीज, 200 रुपीज. Balance liability 350 rupees and 200 rupees that need to be paid in cash. I'm just need to make a bit of correction here. Balance net liability of rupees 550 need to be paid in cash. 350 plus 200 rupees. 550 रुपए आपको कैश में जमा कराने होंगे. क्लियर? सीजीएसटी एसजीएसटी को इंडिविजुअली यूज करा और क्रेडिट मैंने यहां से यूज कर लिया. एक जो कंसेप्ट था रूल 4, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी आईटीसी यूज करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेबल में कोई बैलेंस नहीं बचता और इनके क्रेडिट्स बच जाते, तो वो हम आईजीएसटी की लाइबिलिटी अगर कुछ है तो हम यूज कर सकते थे वहां पर. दैट इज आल्सो रूल 4. उसका एप्लीकेशन इस नंबर्स में आ नहीं पाया है. नाउ इट्स अ वर्किंग टाइम फॉर यू गाइस. यू हैव टू डू अ स्मॉल working for me. Hope you all have a copy and pen with you. I have given some figures in front of you where IGST payable is of 100 rupees, CGST payable is of 450 rupees, SGST payable of 450 rupees, GST ITC is of 50 rupees, GST CGST ITC is of rupees 50 rupees, SGST ITC is of 500 rupees. My query is what amount is required to be paid in cash and under which head it is required, whether it is in IGST, CGST and SGST. This is my query. I'm just waiting for another 4 to 5 minutes. Then we will discuss this. I will wait for 2 minutes, 3 minutes. Please write only the cash payment under each of the head you are required to make in the chat box. I just got the answer of anything, but rules has to be applied in a consecutive order only. Rule 1
Rule 2, Rule 3, Rule 4. Rule 3 cannot be applied before Rule 1 applies, or Rule 4 cannot be applied in Rule 1 applies. No other order is possible. You have to go order by order. First, utilize IGST liability, IGST payable with IGST liability. Second rule, IGST pay, balance IGST ITC with CGST or SGST in any order. Then CGST payable ITC with CGST, SGST ITC with SGST, balance CGST ITC, SGST ITC with IGST. I'm waiting for another 1 minute, then we will see its answer. I'm coming to the answer. Please check your answer with yourself. If you want to see the answer is given in the last row. We are required to pay 400 rupees CGST, and we will having a 50 rupees balance in SGST. How it is happening? Please go check your answer with yourself itself, and I am explaining. The GST payable was 100 rupees IGST, 450 rupees CGST, and 450 rupees SGST. First rule says utilize IGST with ITC, with IGST only. हमारे पास IGST का फिगर कितना था, ITC का 50 रुपीज. हमने 50 रुपीज को यहाँ यूज कर लिया IGST के साथ में. रूल 1 हमने प्रॉपर्ली फॉलो करा, IGST का ITC IGST के पेबल से यूज कर लिया. सिंस द लाइबिलिटी वाज ग्रेटर देन द रिसेबल, तो हमारा IGST का ITC पूरा पूरा यूज हो गया. तो आगे आप जो देख रहे हैं, जो हैश मार्क से पहले है दैट इज डिनोट्स लाइबिलिटी, एंड द हैश मार्क के बाद में जो क्रेडिट, बिकॉज बैलेंस लाइबिलिटी हैश मार्क क्रेडिट, sorry slash credit. 50 is the liability, balance liability, and nil is the IGST input tax credit. 450 is the balance liability, 50 rupees is the balance credit, because CGST credit has not been used, and the balance 50 rupees credit is still lying there. 450 rupees SGST and 550 rupees SGST credit is still lying. Rule 1 satisfied. Rule 2 says balance IGST ITC has to be utilized against CGST and SGST. Now I go and start the application of rule 2. I see balance in IGST ITC is nil, so I cannot use any balance, and rule 2 is insignificant, and as I cannot practically apply that rule. Going ahead, I apply rule 3. What rule 3 says? Utilize CGST, SGST, ITC with CGST, SGST, ITC respectively. Please listen it word carefully. CGST CGST में ही होगा, CGST SGST में नहीं हो सकता. SGST SGST में होगा, SGST CGST में नहीं हो सकता.
तो मेरे पास बैलेंस क्रेडिट कितना था, 50 रुपए का, लाइबिलिटी कितनी थी, 450 रुपए की। मैंने 50 रुपए में पूरा यूज कर सकता था, यस मैंने यूज कर लिया। 450 रुपए की लाइबिलिटी थी, 550 रुपए की मेरे पास क्रेडिट था। तो जितना मेरे पास लाइबिलिटी होगा मैं उतना ही यूज करूंगा, उससे ज्यादा मैं कैसे यूज करूँ, किस चीज में यूज करूँ। तो 450 रुपए मैंने यूज कर लिए। बैलेंस लाइबिलिटी क्रेडिट क्या था, 50 रुपीज IGST के लाइबिलिटी, nil is the credit in IGST, 400 rupees is the liability in IGST, CGST, and nil is the SGST, CGST, ITC. Nil is the liability of SGST, but 100 rupees credit available है मेरे पास. Rule 4 says balance of CGST, SGST, ITC can be used against IGST. Balance of CGST and SGST can be used against IGST. मेरी आईजीएसटी में लाइबिलिटी है, यस इट इज देयर 50 रुपीज। मेरे पास क्रेडिट है सीजीएसटी एसजीएसटी में, सीजीएसटी में नहीं, एसजीएसटी में 100 रुपीज, यस आई हैव द क्रेडिट इन आईजीएसटी। तो मैंने क्या करा, वो 50 रुपए यहाँ पर यूज कर लिए, और फिर भी कितना बच गया, बैलेंस 50 रुपीज मेरे पास बच गया एसजीएसटी में। तो 50 रुपए में क्या सीजीएसटी में यूज कर लूं 400 रुपए के अगेंस्ट की लाइबिलिटी में? नो, आई कैन नॉट डू दैट, इट इज क्लियरली मेंशन नॉट एप्लीकेबल, आई कैन नॉट डू दैट। एंड एसजीएसटी में कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो ये नील आ गया। तो फाइनल लाइबिलिटी क्या आई है, सीजीएसटी आईजीएसटी में जीरो, नील लाइबिलिटी, नील क्रेडिट। सीजीएसटी में 400 रुपीज आई एम रिक्वायर्ड टू पे एंड नील इज द क्रेडिट, एंड एसजीएसटी में नील इज द लाइबिलिटी बट 400 rupees is the credit which I will carry forward for the next month. Perfect. I think I have got some of the correct answers. I would say most of the I have got the correct answers. That's very good. So hope you are all are listening me very very carefully. अगर मैं समराइज कर दूं सारी चीजों को, तो इट इज वेरी, जस्ट टू समराइज, अगर मुझे सीजीएसटी को का पेमेंट करना है, एसजीएसटी का करना है, तो सबसे पहले मुझे आईजीएसटी का आईटीसी को खत्म करना है। पहले आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी में, फिर एसजीएसटी में, फिर आईजीएसटी के बैलेंस को सब में बचे हुए सीजीएसटी एसजीएसटी में, सीजीएसटी में अपने आप में, एसजीएसटी अपने आप में, बैलेंस कुछ बचता है सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो आईजीएसटी का। यहाँ तक सबको क्लियर है? बिकॉज these two important issues we have discussed. One is input tax credit and another one is the cross utilization of credit. यहाँ तक कोई confusion है किसी को? Please revert. And one more thing I want to know, do you want to discuss me, do you want me to discuss one more topic, time of supply, today itself, because it is again a 20-25 minutes topic. If I'll start, it will take by 7. If you allow me, then I will go ahead. Yes, this is the current rule, existing rule. Earlier rule has not been discussed in this slide. I got one reply. Two more replies, I will proceed. No issues, no queries till that current. Please revise these topics in the daytime tomorrow, anytime tomorrow. We will send you the PPT possibly by today itself. These are very important. The whole PPT for the last 2 sessions also you must have received that. अगर किसी को नहीं मिला then please let us know, because as per our records we have sent to everybody PPT. So जीएसटी के कल 2 सेशंस हुए, कल वाला सेशन और आज वाला सेशन, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सेशंस हैं एंड दिस आर वेरी क्रिटिकल सेशंस। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, रिटर्न डिस्कस करेंगे, ई वे बिल डिस्कस करेंगे, टैली डिस्कस करेंगे। वो सभी सेशंस, जब तक इन सेशंस की क्लैरिटी नहीं है तो दैट आर ऑफ नो यूज। तो इन सेशंस की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू द प्रेजेंटेशंस once again at your home. Take your time, because यहाँ पर session within limited time we have to cover all the things. So still if you have any query, you have all the WhatsApp number of us, you have the email IDs, you can call us, you can WhatsApp us, you can drop a message as per your convenience. We don't have an issue, we will revert once we are okay, we are available. I'm going ahead. Very important topic,
time of supply. I'll just like to take a 1-minute break in between before I start with the time of supply. Sweet. Yes, I'm taking it forward. Time of supply. First of all, before I should start my discussion again with this topic of supply, time of supply, I should brief you कि actually में होता क्या है time of supply to better understand. अभी हमने देखा CGST पेबल निकल के आ गया, SGST पेबल निकल के आ गया. अब CGST पेबल, SGST पेबल क्या है? It is the liability. CGST and SGST पेबल क्या है? लाइबिलिटी है. अब लाइबिलिटी डिसाइड कौन सी डेट पे होगी, किस दिन की वो लाइबिलिटी है, वो प्रिंसिपल्स को बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम टीचिंग यू कोचिंग क्लासेस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 days. Let's take an example. This coaching classes has been started on 25th of April and it goes till 5th of May. In such a scenario, when the government will ask money from me, whether in the month of April or whether in the month of May, for which month it actually is a tax I am liable to pay to the government. This is the time of supply. For another example, my factory is located in Delhi and I am sending the goods to the Mumbai. On 30th of April, I dispatch the goods from my factory gate and the goods reach to the factory and the warehouse of the party on the 2nd of May. So when should I be liable to pay the tax on those goods, whether in the month of April or in the month of May? Third example I am taking for the convenience your convenience. I am a chartered accountant. I am providing the auditing services. I am on the way to complete my audit, but I received my payment, my consultancy fee from the client in advance. मेरा सर्विसेज अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मेरी कंसल्टेंसी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, but client has paid advance to me. In such a scenarios, when should I be liable to pay the tax? When first option is जब मेरा पेमेंट आ गया, जब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स मांगेगी, जब मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, जब या कंसल्टेंसी सर्विसेज खत्म हो जाएगी तब, या फिर किसी और दिन जो गवर्नमेंट बताएगी. सो वो कैसे डिसाइड होगा? सो उसको डिसाइड करने के लिए कि वो लाइबिलिटी मेरी किस दिन की है और मुझे कब जमा करानी है, दोस प्रिंसिपल्स
has been termed as time of supply under GST. If someone of you have an understanding of the earlier service tax laws, so the principle has been taken from that regime also. Please go with me. Don't try to run the PPT, try to read the PPT. We will discuss one by one. Very important topic again. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. हम यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गुड्स कि गुड्स की लायबिलिटी मेरे ऊपर कब आएगी. व्हेन आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन द गुड्स. एज एक्सप्लेन्ड बाय मी, टाइम ऑफ सप्लाई means the point in time, means the date, or in short form, when goods or services are considered to be supplied. हम किस डेट पे गुड्स की सप्लाई मान ली जाएगी. When the seller knows the time, it helps him to identify the due date for payment of taxes. It will help him to identify the due date for the payment of taxes. As said, we are dealing with the goods. So for goods, the date earliest of the following will be taken as the time of supply. Earlier of the following will be taken as a date on which supply will deem to be made. और वो dates क्या है? इन दोनों डेट्स में से जो पहले डेट फॉल करेगी उस दिन हम मान लेंगे कि आपने सप्लाई कर दी है. वो क्या क्या है? जिस दिन आपने इनवॉइस रेज कर दिया है. फर्स्ट पॉइंट से आपने गुड्स का इनवॉइस रेज कर दिया. अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया तो हम मान लेंगे आपकी लायबिलिटी है. लेकिन आपने इनवॉइस रेज लेट करा है, लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज टू बी इशूड. गवर्नमेंट ने बता दिया कि इनवॉइस कब आखिरी लास्ट कब तक आप इनवॉइस रेज कर सकते हो, वो गवर्नमेंट ने बता दिया. या तो आप इस लास्ट डेट से पहले कर दोगे तो हम वो वाली डेट मान लेंगे. अगर आप उन लास्ट डेट तक भी नहीं करते हो तो हमारी जो बताई हुई डेट है वो आपको करनी माननी पड़ेगी. तो कहा व्हाट पीपल अंडरस्टैंड कि हम तो लास्ट डेट पे उसकी डेट ऑफ इशू इनवॉइस इशू करना ही बंद कर दिया. तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं है. इनवॉइस तो आपको हमारी जो लास्ट डेट बताई उससे पहले आप उस पे रेज करोगे, नहीं करोगे तो हम ये मान लेंगे कि इस दिन रेज हो गया. और वो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? अगर वो गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है कि मतलब दिल्ली से असम गुड्स जाने हैं, तो आपने जब अपनी फैक्ट्री गेट से बाहर निकाले हैं गुड्स, तो उसके पहले आपको रेज करने होंगे. उससे पहले आपको इनवॉइस रेज करना होगा. फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने से पहले गुड्स का इनवॉइस रेज होना होगा. शॉप से गुड्स बाहर निकलेंगे उससे पहले इनवॉइस रेज होगा. वेयर हाउस से पहले गुड्स बाहर निकलेंगे उससे पहले इनवॉइस रेज होगा. ऑन सेकंड साइड अदर साइड ऐसे केसेस जहां कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहां कोई भी, जैसे कल हमने एसी का केस देखा था, वर्क स्टेशन का केस देखा था, तो ऐसे केसेस में जब आप उनको डिलीवर कर देते हो, पोजेशन दे देते हो, चाबी दे देते हो उस रूम की, तो उस दिन हम मान लिया जाएगा कि उस दिन वो आखिरी दिन है जब तक आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए था. अगर आपने उस आखिरी दिन पे इनवॉइस रेज कर दिया है या उससे बाद में करा है तो हम बात को सिग्निफिकेंस नहीं है. हम उसी लास्ट डेट को ये मान लेंगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई है और इस दिन आपकी लायबिलिटी टू पे द टैक्स हैज बीन अराइज्ड. बट ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आपने उससे पहले इनवॉइस रेज कर दिया है तो द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. I would like to explain this with with the support of an example. Mr. X sold goods to Mr. Y worth rupees 1 lakh. Mr. X ने 1 लाख रुपए के सामान गुड्स बेचे. इनवॉइस इन गुड्स का उसने उन्होंने 15 जनवरी को रेज कर दिया. द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी. 15 जनवरी को सामान का बिल रेज कर दिया. 31 जनवरी को उन सामान की पेमेंट आ गई. द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20 जनवरी. मतलब 20 जनवरी को उन्होंने वो गुड्स अपनी फैक्ट्री गेट से बाहर निकाले थे. तो द लॉ सेज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फर्स्ट द लॉ सेज earliest of date of issue invoice, that is 15th of January. Last date on which invoice can be issued. Since in above example movement involved है, goods move करने होंगे x से y की लोकेशन पे,
तो उन्होंने गुड्स कब मूव करें, सप्लाई कब करें, 20 जनवरी को। तो उन्होंने 20 जनवरी को हमारी सेकंड ऑप्शन हो गया। मतलब मैं दोबारा बोलूं तो लास्ट डेट विल बी डिसाइडेड सिंस इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुआ है, 20 तारीख को। 20 तारीख विल बी गिवन हियर, 20 तारीख कम्स हियर, 20 तारीख ऑब्लिक 15, अर्लीस्ट ऑफ द 15th और 20th is the 15 January. The time of supply is 15th of January. Got my point? अगर आप एग्जैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो लॉ के अंदर यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी आ रहा है, द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपको पेमेंट मिलती है, अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस हैज बीन इशूड, और द डेट ऑफ पेमेंट। बट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, government has issued one notification in 2017 October month which says कि date of payment in case of goods we will not undertake as a eligibility criteria। तो अगर ऊपर वाले एग्जांपल में 50,000 रुपए मुझे एडवांस मिल जाता है 1 जनवरी को, तो भी ये आंसर सेम रहता है इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में अगर कोई एडवांस पेमेंट आ रही है तो भी मुझे कोई जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जब इनवॉइस रेज कर दूंगा या फिर लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज बीन रेज, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दो ही क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे लायबिलिटी जमा करानी होती है। I just received one query from Kanika on receipt of advance, time of supply. Yes, I am saying that receipt of advance के ऊपर section 13 of the IGST Act still says, but there is one notification number 63 by 2017 of 13th October which provides we will not consider payment date for payment date for time of supply of goods. सर्विसेज के लिए आज भी वो एप्लीकेबल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। गुड्स के केस में दो ही क्राइटेरिया है, वन इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस and another one is the last date on which the invoice should have been issued. Is it clear to you all? Okay, let me move ahead. The time of supply of services. अभी हमने गुड्स के बारे में बात करी, now we are talking about the services. क्राइटेरिया वही है आज भी। ये क्राइटेरिया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वहां पर भी था, यहाँ पर भी। आप इनवॉइस रेज कर दीजिए, वो डेट मान लेंगे। वहां पर पेमेंट का डेट उन्होंने अलग से हटा दिया था, बट वो सर्विसेज से नहीं हटाया, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर द डेट ऑफ पेमेंट स्टिल स्टैंड्स हियर। वहां पर क्या था, लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस हैज टू बी इशूड, यहाँ पर भी वही लिखा है, बट लैंग्वेज चेंज कर दिया, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, ये लाइन में आप कंफ्यूज जाएंगे अदरवाइज। गुड्स के केस में लिखा हुआ था लास्ट डेट जब तक आपको इनवॉइस रेज करना होगा, बट यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ सर्विस if not invoice not issued within 30 days, if not invoice not issued within prescribed time। और prescribed time क्या है, prescribed time है 30 days। समझिए मेरी बात को, सर्विस कंप्लीट हो गई है, सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर दिया है तो हम इनवॉइस की डेट मानेंगे। अदरवाइज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मींस द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस will be considered as a second eligibility criteria। I'm repeating again, अगर इनवॉइस सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज में रेज कर दिया है तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस, अगर 30 डेज में इशू नहीं करा है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है वो वाली डेट को हम मान लेंगे। I will try to explain you with an support example. Mr. A provides services 20,000 rupees to Mr. B on 1st January। 20,000 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड कंप्लीट हो गई 1 जनवरी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दी। मिस्टर ए ने इस सर्विसेज का 20 जनवरी को इनवॉइस रेज कर दिया और इसकी पेमेंट मिल गई 1 फरवरी को। होप माय क्वेश्चन इज क्लियर। 1 जनवरी को सर्विसेज की कंप्लीशन हो गया, 20 जनवरी को इनवॉइस रेज हो गया और 1 फरवरी को पेमेंट आ गई। इन द प्रेजेंट केस we need to first check, please listen me carefully, I am reading the bare text, we need to first check if the invoice was issued within the prescribed time। सबसे पहले सर्विसेज में ये देखना होगा क्या सर्विसेज के केस में क्या इनवॉइस टाइम पे रेज हुआ है। वो टाइम कैसे पता चलेगा, क्या वो इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस रेज हुआ है। इफ यस देन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier।
The prescribed time is 30 days from the date of supply, that is 31st January. 30 दिन के अंदर अंदर रेस करना चाहिए था, 31 जनवरी तक उसको इनवॉइस की डेट रेस करनी चाहिए थी. उसने कब रेस करा? द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20th of January. तो हम अगर पीछे आए, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज 1st of January. इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो यहाँ पर जो इनवॉइस था वो सेम टाइम पे रेज हो गया था, 20 जनवरी को रेज हो गया था. और यहाँ पर डेट ऑफ इशू इनवॉइस 20 जनवरी थी. पेमेंट कब आई है? 1 फरवरी को आई है. तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, will be the answer, will be the time of supply of services. Clear है? Is it clear to you all? Perfect. Let's start with an example. I will have 2 questions for you guys. First try this. Mr. A provide services, 20,000 रुपए की सर्विसेज दी है 1 जनवरी को. The invoice was issued on 31st January and the payment for the same was received on 1st of February. In such a scenario, what will be the time of supply of services? These are services. I am waiting your answer on the chat box. There's some typo error, I think so. I will just correct it. The presentation is, there's some typo error in the presentation. I will correct it. Actually, I have framed the answer according to the date of payment. If the scenario remains same, if the scenario remains same, the time of supply, the correct answer would be the 31st of January, because it has time, invoice has been raised within 30 days from the date of service, 31st January. Within 30 days, then date of issue of invoice or the date of payment, 1st January, 1st February, 1st February or 31st January, whichever is earlier, is 31st of January. 31st January is the correct answer. I have taken one more example. Actually, I have framed this as a question, but you can see one more example here. Mr. B, 20,000 rupees services on 1st January. The invoice was issued on 31st January and the payment thereof was received on 31st of December. Payment 31st December को ही आ गया है. In case of services, we will see date of payment as a criteria. So date of issue of invoice 31st January or the date of payment 31st December. This means the time of supply of services will be 31st of December. Earliest of the date of payment or the date of issue of invoice. Hope it is clear to you all. I am taking one more example. See it here. Please try to solve this also. Mr. X sold goods to Mr. Y worth rupees 1 lakh rupees. Invoice was issued on 15th January. The payment was received on 31st December. The goods were supplied on 12th of January.
1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, 15 जनवरी को इनवॉइस रेज हुआ है, फैक्ट्री से सामान 12 जनवरी को बाहर निकला था और 31 दिसंबर को पेमेंट हमारे पास एडवांस में आ गई थी. इन सच अ सिनेरियो, in on what date would the liability to pay the tax has been arised? I have received many of the answers. So let us analyze and arrive at the time of supply. Since it is a case of goods, so first you have to make it very clear. In case of goods, date of payment is irrelevant. So the second line, the payment was made received on 31st December, is irrelevant because of that notification. If you read the law today also, it says date of payment, but that is of no relevance. If I see other two criterias, that is date of issue of invoice, that is 15th of January, first thing. Second criteria says last date on which the invoice has to be issued. And since it involves movement of goods, the invoice has to be issued on or before the removal from the factory. And the removal has been done on 12th of January. So the earliest of the 12th of January or the 15th of January will be the time of supply. In our scenario, it will be 12th of January. So I have received most of the answers, correct answers. So hopefully it is clear to you all. So we will rest it here for the today's part. I have received ongoing case of composition dealer of goods. Payment date also need to be checked. Yeah, we will deal that composition dealer. We will deal it separately. Not an issue. I know that. Composition dealer, we will deal it separately. So as of now, I will stop it here. Today's discussion, if you want to just summarize what we have done 3 parts. First is we have understood the concept of input tax credit. Second, we have understand the concept of credit utilization mechanism. Rule 1, IGST with IGST, IGST with CGST and IGST. Rule 3, CGST, IGST with respectively. Fourth rule, CGST, IGST with IGST. This is very important. And the last, we have understood the time of supply, the date on which the liability deemed to be arised has to be understood. So this we have understood. We will share the PPT with you. That try to share it by today itself so that you have sufficient amount of time for tomorrow. So you can go through it. You can let us know the queries, and I am still sitting here. If you have any queries, you can just post it on chat box, or you can raise hand, or you can ask us to open the mic. We will open that. I have received the GST की return से file कब करना चाहेंगे. We will deal it on the today's second GST session. We will deal it on the 4th day or the 5th day of the GST. If you have any queries, then please post it. योगेश सर, Yes, Neeraj. एक्चुअली सर अगर हम आईटीसी के कुछ कैलकुलेट करने के कुछ और एग्जांपल्स मिल जाते तो सर. IGST के आईटीसी कैलकुलेशन करने के कोई एग्जांपल्स होते तो कुछ और मिल जाते. कैलकुलेशन मींस क्रॉस यूटिलाइजेशन के एग्जांपल्स. नहीं सर, आईटीसी कैलकुलेट करने का, आईटीसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, उसके एग्जांपल्स होते तो कुछ और. नहीं, आईटीसी कैलकुलेट क्या होता है? आईटीसी तो जो इनवॉइस पे आता है वो हम ले लेते हैं, उसको क्रेडिट ले लेते हैं उस चीज का. हाँ सर, वही तो. जैसे कि हम जैसे वहां पे केस था कि मैगी वाले केस में कि जैसे वहां पे 200 नेस्ले दे रही है पहले 198. सर वो वैसे ही कोई और एग्जांपल्स हो तो एक दो. वैसे एग्जांपल्स I will post in the जब PPT शेयर करूंगा तो I will frame one more example in that PPT and will share the PPT updated PPT with you, है ना? It will better because अभी तो मेरे पास वो frame नहीं है example. I will frame that in जो PPT आपको मिलेगा उसमें एक और example added मिलेगा. Okay sir. Thank you so much sir. Yeah, sure. Any more queries please? Sure, I will explain you the rule of time of supply. Any specific query on time of supply of goods or services, or I should explain the both?
Yeah, sure. I'm repeating again. In case of goods, you have to see two criteria. हमने इनवॉइस कब रेज करा है, और या फिर इनवॉइस माल हमने फैक्ट्री से कब बाहर निकालना है. प्रैक्टिकली अगर मैं लाइफ में बोलूं तो ये सिनेरियो प्रॉब्लम आता नहीं है, बिकॉज फैक्ट्री से मटेरियल बाहर निकलता ही नहीं है जब तक इनवॉइस रेज नहीं हो सकता. बिकॉज हम आगे जाके ईवे बिल भी डिस्कस करेंगे. वी विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द ईवे बिल आल्सो. ईवे बिल बनाने के लिए इनवॉइस चाहिए होता है, और उसकी कोई भी गुड्स की मूवमेंट होती है तो उससे पहले उसका इनवॉइस बनना जरूरी होता है. तो टाइम ऑफ सप्लाई सेज कि इनवॉइस की डेट क्या थी, अर्लीएस्ट ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, और आपने फैक्ट्री से माल कब बाहर निकाला. अर्लीएस्ट ऑफ फैक्ट्री से माल निकालने से पहले बाहर, या फिर इनवॉइस जब रेज करा आपने, उन दोनों में से पहले जब जो काम करा है वो हम आपको गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. अगर मैं ब्रीफ में और प्रैक्टिकली बोलूं तो लोग ऐसे देखते हैं इसको, आपने भैया इनवॉइस कब रेज करा है, या फिर आपने फैक्ट्री कब से माल कब बाहर निकाला. बिकॉज 99% केसेस में डिलीवरी मूवमेंट गुड्स का होता ही है, तो जो डिलीवरी वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर लगता नहीं है. तो इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और फैक्ट्री से माल कब बाहर निकाला है, वो वाले केस पे हम यहाँ पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स मान लेते हैं. इन केस ऑफ सर्विसेज अगर मैं बात करूं तो पेमेंट की डेट, कब पेमेंट मेरे बैंक में आई है पहला तारीख, इनवॉइस कब रेज हुआ है दूसरी तारीख. अब उन्होंने एक चीज इसमें ऐड कर दी कि आपने सर्विस अगर प्रोवाइड करी है, सर्विस कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है तो ठीक है. अगर आपने सर्विस कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज नहीं करा है, तो जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है हम वो डेट को एक क्राइटेरिया बना लेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर आपकी सर्विसेज विद इन इनवॉइस आपने विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज रेज कर दिया है तो ठीक है. ठीक है का मतलब हम डेट ऑफ इनवॉइस को कंसीडर कर लेंगे. अगर विद इन 30 डेज आपने इनवॉइस रेज नहीं करा है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को तो भूल जाइए फिर, क्योंकि आपने तो उस डेट को अभी तक रेज करा ही नहीं है. तो इन सच सिनेरियोस जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी उस दिन को और डेट ऑफ पेमेंट को हम कंसीडर करेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड द लास्ट टाइम इन अ डिफरेंट वे फॉर योर कन्वीनियंस. अगर आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस रेज कर दिया है तो हम दो चीज कंपेयर करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट. अगर आपने विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज नहीं करा है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड, फर्स्ट क्वेश्चन शुड गो इन आवर माइंड इज कि क्या इनवॉइस 30 डेज में रेज हो गया है. अगर यस, देन डेट ऑफ इशू इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट. अगर इनवॉइस 30 डेज में रेज नहीं हुआ है देन डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर. होप इट इज नाउ वेरी मच क्लियर. If you have still any query, please let me know. I don't have any issue. I will explain it once more. Any more queries? I think we'll take rest for the day. Thank you, participants. Stay safe, stay at home, and keep learning. Thank you. Thank you, everyone.